नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के प्रमुख मार्गों में यातायात के नियमों के अनुपालन और अपवंचन संबंधित प्रकरणों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से ये एक अच्छी शुरुआत है। वहीं ANPR कैमरे लगाने की लोगों की यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ANPR कैमरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कैमरे में अभी शुरुआती चरण में जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको चेतावनी दी जाएगी। डोईवाला के भनियावाला क्षेत्र के लोग लंबे समय से बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बीती शाम को 8 साल के मासूम पर एक बार फिर से बंदर ने हमला कर दिया, जिससे भनियावाला के ग्रामीणों ने भारी आक्रोश जताया। वन विभाग और नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कि बंदर यहाँ से चले जाने चाहिए बस, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी नहीं निकल सकते हैं बिल्कुल भी। और यहाँ तो कम से कम 8-10 लोगों को तो काट चुके हैं वो। मेरा छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का था, उस समय वो छत पे आया था, उसके ऊपर भी सारे के सारे बंदर चिपटे हुए थे और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर गया एकदम से, और उसकी बहुत पीठ में काटा हुआ है। बल्कि सामने काटा। अच्छा। हम दोनों बैठे थे, बंदर कूदा एकदम उसे पैर में काट लिया बहुत ज्यादा। कितना काटा हुआ है, कितनी चोटें आई हैं? 6 टंके लगे इसके। रुड़की का इकबाल शुगर मिल हमेशा गन्ना भुगतान को लेकर चर्चाओं में रहता है। शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का भुगतान चल रहा है। पूर्व CM हरीश रावत किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर 24 घंटे के धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व CM ने कहा है कि अगर गन्ना भुगतान को लेकर वार्ता असफल होती है तो धरने और विस्तार से किया जाएगा। धरने पर किसान और कांग्रेसी नेता जमे हुए हैं। वहीं गोदाम में चीनी और चोरी के बोतले हुए ये मामला DM तक जाने का हो गया है। CM और DM भी गन्ना भुगतान का हल चाहते हैं। तो हम उस हल की प्रतीक्षा में हैं, और हल कैसे होगा इसके लिए हमने अपनी बुद्धि से कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट लोन देने की बात कही है कोऑपरेटिव बैंक से। हमने जो फ्लाईओवर है उसके मिलने वाले मुआवजे को टोटली किसानों को ट्रांसफ़र करने की बात कही है। हमने कहा कि चीनी मिल मालिक खुद भी अपने रिसोर्सेज से कुछ पैसा इकट्ठा करे, इतना पैसा किसानों को मिल जाए ताकि आगे के लिए किसान की उम्मीद बनी रहे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली वरिष्ठ महिला राज्य आंदोलनकारी अब हमारे बीच नहीं है। बता दें कि 84 साल की उम्र में बलूनी ने देहरादून के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी वक्त से बीमार चल रही थी। राज्य आंदोलन में सुशीला बलूनी को पहली महिला माना जाता है जो राज्य आंदोलन के लिए सबसे पहले आगे आई। वरिष्ठ महिला राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के निधन पर पक्ष विपक्ष और राज्य आंदोलन से जुड़े लोगों सुशीला बलूनी के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। आज जिस प्रकार से
उनका जो एक जाना हमारे बीच में से हुआ, एक तरह से हमारा एक अंग चला गया है। निश्चित रूप में उस मातृशक्ति के पीछे जब तमाम लामबंद होकर सीधी सादी महिलाएं जब पूरे घर से निकल के पूरे प्रत्येक उत्तराखंड राज्य के लिए, न बल्कि नौजवान, न बल्कि छात्र, तमाम लोग जो राजकीय सेवा से में जुड़े हुए लोग भी उसमें रहे और एक ऐतिहासिक आंदोलन जो गांधीवादी तरीके से चला, उस मातृशक्ति का एक उदाहरण है। जिस उत्तराखंड के लिए जिसकी आवाज़ से हम लोग सड़कों पे आते थे, आज हमें वो उत्तराखंड तो नहीं मिला, लेकिन वो पीड़ा आज हमारे अंदर, हमारी दीदी छोड़ के चली गई जो हमारी प्रेरणा थी। चाहे वो गढ़वाल का, उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र हो, उनके एक आवाज़ से हम लोग सब इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आज हम ऐसे बोलने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि आज हमारी शक्ति छीन हो रखी है। एक खालीपन तो बहुत हुआ है और महिला नेतृत्व में भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर वो है कि वो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं और संघर्ष उन्होंने बहुत किया है। आज उनके जाने से एक खालीपन जो है उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। उनके द्वारा राज्य आंदोलन में जो भूमिका निभाई गई वो निश्चित ही सराहनीय थी और उनका सहयोग महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में और एक आंदोलनकारी के रूप में बहुत ज़बरदस्त रहा है। यदा कदा कभी उनके संग जब मुलाकात होती तो बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ वो आज भी मुखर थी, कहती थी कि ये गलत हो रहा है। और ऐसे बिरले ही नेता होते हैं जो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं। आज जो है उत्तराखंड की एक आवाज़ गुम हुई है और उत्तराखंड की मातृशक्ति की आवाज़ उठाने वाली एक ऐसी सशक्त महिला, एक ऐसी संघर्षशील महिला जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा जो है किसी चीज़ की परवाह न करते हुए हमेशा सत्य की आवाज़ को उठाया और महिलाओं को आवाज़ देने के लिए उन्होंने बहुत, उत्तराखंड राज्य बनाने से लेकर आज तक उन्होंने महिलाओं की आवाज़। मौसम ने साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लेकिन अभी तक यहां करीब 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। साथ ही आस्था पथ भी बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि सेना के जवान और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादार आस्था पथ पर बर्फ हटाकर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से रास्ता बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका डोईवाला के तमाम पंजीकृत ठेकेदारों ने सभासद मनीष धीमान के नेतृत्व में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व में नगरपालिका द्वारा तमाम ठेकेदारों से कराए कार्यों के भुगतान की मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। कहा है कि पूर्व में नगरपालिका के जेई ने कराए थे कार्य, अब नगरपालिका प्रशासन भुगतान के लिए नहीं कर रहा है कोई भी प्रयास, जिस कारण से ठेकेदारों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। डोईवाला नगर पालिका के द्वारा टेंडर के काम निकले थे 2019-20 में और हम लोगों ने, ठेकेदारों ने 2019-20 में डोईवाला नगर पालिका में काम किए थे, जिसका भुगतान जो है आज तक नहीं हुआ। ये काम जैसे कि अभी अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मौखिक आदेश पे किए तुम लोगों ने, कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, हमारे पास बॉन्ड कॉपी है और काम की एमबी भी बन रखी है। 2022-23 से काम में एमबी बन रखी है और बिना बॉन्ड कॉपी के हमने कोई कार्य नहीं किया। क्या बिना कोई इनके गए? कितनी परेशानी है पेमेंट होने से? पेमेंट होने से हमारे सामने जो है बहुत परेशानियां हैं। हमें कहीं बच्चों की फीस भी जमा करनी पड़ती है, कहीं बच्चों के एडमिशन भी है। हम बच्चे आप पिछले 3-4 वर्षों से अगर देखें, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। ठेकेदारों ने जिन्होंने नगर पालिका में निर्माण कार्य किए हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे जो भी निर्माण इन्होंने किए हैं, उनको आज तक पेमेंट नहीं दी गई है। बस 2020-21 और 19-20 की जो पेमेंट है आज वो भी पेमेंट इनको आवंटित नहीं हो पा रही है। आगे जो इन लोगों ने काम किया उनकी क्या गारंटी पैसा कब मिलेगा? अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे कई ठेकेदार बेचारे ऐसे हैं जो बिल्कुल सामान्य परिवार के ठेकेदार हैं। लालकुआं रेल प्रशासन की ओर से नगीना कॉलोनी से 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली कराए जाने के नोटिस पर गुस्साए लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद उन्होंने सूबे मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस और कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताते चले कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन ने नगीना कॉलोनी में लोगों के घरों के
आगे नोटिस चस्पा किए थे, जिसमें रेलवे प्रशासन ने 10 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करवाने के आदेश दिए थे, जिससे नाराज होकर आज नगीना कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और हमारी तमाम जो परेशानियां हैं रेलवे प्रशासन समझने को तैयार नहीं। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। हर 3 साल से लगातार हम लोग परेशान हैं। हर बरसात के चाहे गर्मी के मौसम में आते हैं, नोटिस चिपका के चले जाते हैं। और उसके बाद से जो परेशानियां खड़ी होती, कितने बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो उनकी तबीयत तक खराब हो चुकी है। वो इतने परेशान है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं काम पे नहीं जा पाने इसकी वजह से। अब क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इस कड़कती धूप में। तो क्या आप लोगों से सरकारी सुविधाएं क्या क्या हैं? सरकारी सुविधा तो सारी चीज़ उपलब्ध है। हमारे पास स्थायी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वोट डालने का भी अधिकार है। हम सांसद विधायक सब चीज़ चुनते हैं, बिजली पानी सारी सुविधाएं। और हमारा यही मानना है उत्तराखंड सरकार से कि रेलवे जो 13 तारीख अल्टीमेटम दिया है, वो 3 दिन का समय है, 10 तारीख हो गई, तो लगातार इसके पक्ष में, नगीना कॉलोनी वासियों के पक्ष में कोई न कोई आश्वासन या कोई बात मीडिया के जरिए या किसी के जरिए भी इनके बीच में पहुंचाए कि इनके अंदर जितना आक्रोश है, जितनी मतलब इनके अंदर जितनी संवेदनाएं टूटकर भी शांति देवी जितने रो रही थी, महिलाएं रो रही हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और महिलाओं का दर्द बकायदा, मतलब मैं यहाँ से संगठन के बतौर, संघर्ष समिति के बतौर ये बता देना चाहती हूँ कि जिसका घर टूट रहा है वो घर टूटने, जिसका घर बरकरार है वो नहीं समझ सकता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर महिलाओं के नसीम ही निकला हत्यारा। महिलाओं के घर में पुताई का कार्य करता था, नहर में धक्का देकर की थी हत्या। दरअसल पूरा मामला कोतवाली ज्वालापुर, जहां 2 दिन पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद से आरोपी नसीम पुत्र मीर हसन निवासी पौवधोई को वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर से दबोचा है, जिसका द्वारा मृतक सुनीता को नहर में धक्का देकर हत्या करने की बात को कबूल किया है। नसीम द्वारा उनके घर में चांदी और सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे, जिसमें पक्का शक सुनीता देवी को नसीम पर हो गया था। और उसमें वसीम नाम के जो व्यक्ति को उसमें पूछताछ के लिए जब इसमें संदिग्धता के आधार पर पूछताछ की गई तो सारा घटनाक्रम खुला कि वह पूर्व में उनके यहाँ पर पुताई का काम कर चुका है और लगातार बीच बीच में काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके यहाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी, जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था और जिसके बारे में उनका कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और किसने चुराई आपकी ज्वेलरी, इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहाँ उनसे मिलवा देंगे। उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई और पथरी रो पुल के पास पहुँचने पर उसने उनकी ईयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि वो डूब जाए, कहीं बाहर न निकल पाए किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्जाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। उधम सिंह नगर में चेकिंग के दौरान बरामद हुआ 40 किलो का कछुआ। एक तस्कर गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार।
राजधानी देहरादून के नगर निगम में हाउस टैक्स जमा न करने वाले को लेकर अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रही है। पिछले लंबे समय से नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर वार्डों और नगर निगम के कैंप लगाने का काम किया गया, लेकिन कई बड़े बकायेदारों जिनमें सरकारी भवन के साथ साथ प्राइवेट संस्थान द्वारा हाउस टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। अब नगर निगम द्वारा इन संस्थाओं और सरकारी भावनाओं को चिन्हित करके काम किया जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि हम लगातार जनता से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर अपील कर रहे हैं। बड़े बकायेदारों पे बराबर नगर निगम का नोटिस जा रहा है और हमारा प्रयास है कि जिसने नगर निगम का हाउस टैक्स देना, हम उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आपका विकास में आपका भी योगदान है। जो हाउस टैक्स जो हमें मिलता है उसी से हम विकास कार्य करते हैं। तो हमने पिछली बार भी जो है 52 करोड़ रुपए जो है हाउस टैक्स के रूप में वसूल करें, और जो अभी हमारा इस वर्ष का 2023 का जो हमारा हाउस टैक्स जो अप्रैल का महीना गया है उसमें भी हमने 12 करोड़ रुपए जो है हमें मिले हैं। तो निश्चित रूप से अब जो इस साल जो हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 75 करोड़ रुपए जो है, चाहे वो पुराने बकायेदार हैं चाहे नए बकायेदार हैं, सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, बाकायदा नोटिस भी जा रहे हैं, और जो नोटिस का जवाब नहीं देंगे, नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई नहीं, तो जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपने नगर निगम का टैक्स वसूलेंगे। और नगर निगम के टैक्स के साथ साथ क्योंकि विकास कार्य जो है इन्हीं टैक्स से होते हैं, तो इसमें मेरा पुनः अनुरोध है कि विकास में अपना योगदान दें और नगर निगम का जो टैक्स है वो समय पर भरें। बिंदुखता के चित्रकूट निवासी कारगिल शहीद जीवन सिंह खगोलिया की मां हीरा देवी खगोलिया ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2003 में रमेश जोशी के नाम के व्यक्ति से कार रोड में जमीन खरीदी थी और तब से अभी तक उस भूमि पर उनका परिवार चारा आदि बोते आ रहा था, मगर अब जैसे ही उन्होंने अपने नाती के लिए लगभग 1.5 वर्ष पहले उस जमीन पर घर बनाने की कार्रवाई की, तो तभी वहीं के निवासी राजकुमार अग्री नाम के व्यक्ति ने भूमि को अपना बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने पूरे मामले पर न्याय की गुहार लगाई है। जीवन सिंह खोलिया तो मेरा बेटा है और दीवान सिंह खोलिया मेरे पति हैं। अच्छा, कब ली थी जमीन? 2003 में। अब क्या है मामला उसमें? उसमें मकान बनाने की सोच रही तो राजकुमार नहीं बनाने दे रहा है। वो मेरी है करके हड़पने चाह रहा है। अच्छा, कैसे ली थी, क्या करा था आपने, कितनी मेहनत करी, जो जगह ली आपने? ली सरसरी बोई और पूरे मोहल्ले के जाते थे हम काटने के लिए, और पूरे बिंदुखता को पता है सरी इनकी जमीन है करके और शहीद की जमीन है करके, और हम क्या पता हमको ऐसा करता है करके, नहीं तो पहले ही बना देते, यहाँ नहीं बनाते वहाँ बना लेते। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहते हैं राजकुमार आगरी जो कि 1.5 साल से मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है, एक शहीद परिवार को परेशान करने में लगा है। शहीद परिवार जो कि कारगिल शहीद हैं, बड़ा भाई हमारा शहीद जीवन सिंह खोलिया, उस परिवार को साहब 1.5 साल से परेशान करके रखा है यहाँ पर। तो साहब वो एक ज़मीन थी उसकी तो क्या थी साहब कि उसके पिताजी ने बेच दी होगी किसी को, रमेश जोशी जी उनको बेची थी, तो उनसे साहब हमने 2003 में ये ज़मीन हमने ली थी। तो तब से उसमें हम चारा बोते हुए आ रहे हैं सर। उसमें वहाँ के स्थानीय लोग से सर मैं ये नहीं कहूँगा कि जांच हो, मैं कहता हूँ जांच पूरी निष्पक्ष जांच मांगता हूँ, लेकिन साहब कोई सुनने को राजी नहीं अपनी बात। हाँ, आज मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ कि एक व्यक्ति राजकुमार आगरी के द्वारा उनके खेतों में तारबाड़ किया गया है, अनधिकृत रूप से उनके द्वारा तारबाड़ किया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि ये वाद पहले भी एसडीएम कोर्ट में प्रचलित है। इस मामले की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे और उसके आधार पर निष्पक्ष जांच। 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। चौहान बताया है कि अभियान में सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाएगी। भाजपा सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक अभियान चलेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की निगरानी के चलते अभियान में उत्तराखंड में भी विभिन्न वर्गों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो हमारी केंद्र की सरकार की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आम व्यक्ति तक
उनका लाभ मिल सके, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही हमारे जो पिछले चुनाव, चाहे 2019 के चुनाव हों, चाहे 2022 के विधानसभा के चुनाव हों, चाहे 2014 के हमारे लोकसभा के चुनाव हुए हों, इन चुनाव में जो बूथ भारतीय जनता पार्टी जिन बूथों पर हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा है, उन बूथों को सशक्त करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। उन बूथों पर हमारे सभी सांसदगण कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25 बूथों पर प्रवास करेंगे। वहाँ पर प्रवास के दौरान वो केंद्र की सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क करेंगे और हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारियाँ देंगे और उस योजनाओं के लाभार्थी को उनसे भी जानकारी लेंगे। इस तरह के एक बड़ा अभियान हमारा 15 मई से 15 जून तक चलने वाला है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भले ही संभागीय परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शा और विक्रम चालकों पर लगातार चालानी कार्रवाई करता रहता है, क्योंकि शासन के आदेश के अनुसार विक्रम को एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में अपने वाहन को सवारी चढ़ाने उतारने पर प्रतिबंधित है। वहीं दूसरी ओर राजधानी दून में बढ़ते ई रिक्शा के अंतर को भी नकारा नहीं जा सकता। आज आलम यह है कि राजधानी दून में 5000 के ऊपर ई रिक्शा दिखाई पड़ते हैं, जो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ ही मेन रोड पर जाम लगाते हुए देखे जा रहे हैं, जबकि विभागों की ओर से इनको कुछ ही रोड पर आवागमन की परमिशन दी हुई है। आज आलम यह है कि ई रिक्शा छोटे बच्चे भी लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं और जहां मन हो वहां पर ये लोग लाइन लगाकर जाम लगा देते हैं। इस पर एसआरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया है कि इस मामले में कई बार उनको संज्ञान में लिया गया है और लगातार विभाग की ओर से इन पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, इस तरह की शिकायतें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। हमारा प्रयास है कि हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। अभी भी हमने कल अभियान एक चलाया था, उसमें विक्रम और सिटी बसों के चालान भी किए हमने, और चालान ही करना ही हमारा पर्पस नहीं है। हमारा उद्देश्य चालान करने के बाद सिस्टम में कुछ सुधार आए, सिर्फ चालान एक फॉर्मेलिटी न रख करके बन जाए हमारा। तो आप देखोगे काफ़ी लोग अब टिकट भी दे रहे हैं, ओवरलोडिंग तो बहुत कम हो गई अब है, महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सब चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं। कुछ चीज़ों में कमी है, जैसे ई रिक्शा बारे में बताया आपने, ई रिक्शा की संख्या काफ़ी बढ़ गई हमारे यहाँ। कई रास्ते में जिनको है उसमें क्राउडिंग भी हो गई है, ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। तो उनके लिए हम लोगों ने कर रखा है कि कुछ जो रास्ते जो हैं उसमें वो ई रिक्शा के लिए बैन कर रहे हैं हम लोग, या बैन किया गया है। तो उसमें हम लोग आगे कर रहे हैं कि उस रास्ते पे वो ई रिक्शा नहीं चलेंगे। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कवायद, न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड सरकार का निर्देश। हरिद्वार जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, कांग्रेस विधायकों के विरोध पर भाजपा का निशाना। ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस की नई पहल, अब देहरादून वासियों को घर बैठे ही पार्किंग बुक करवाने की मिलेगी सुविधा। ऐप बेस पर पार्किंग से मिल सकेगी निजात। पिथौरागढ़ में एसडीएम सदर और सीओ ने बाजार में चालान सघन चेकिंग अभियान, व्यापारियों ने पुलिस सत्यापन की हुई जांच, खोखा रेडी व्यापारियों का अतिक्रमण हटाया। सूखे और बारिश की मार झेल रहे चंपावत जिले के किसानों को राहत, ऋषि कृष्ण 40% दी छूट, किसानों ने सीएम धामी को दिया धन्यवाद। और उत्तरकाशी में सरकारी भूमि पर अफीम की खेती पर पुलिस का एक्शन, 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज, मामले की जांच जारी। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।